Hey everyone, I hope you're doing well. And now we will discuss about topic 6.2 यानी कि इसका सब टॉपिक है 2 जो है टॉपिक 6 का। तो इसमें बात करेंगे FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। व्हाई इट वाज इन न्यूज? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है FCRA अमेंडमेंट रूल 2022 जिसमें कि रिड्यूस की गई है कंप्लायंस एंड बर्डन ऑन सिटीजन, यानी कि सिटीजन पे जो भी बर्डन है उसको रिड्यूस करना। एंड अमेंडमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011 जो था, नाउ इंडिविजुअल कैन सेंड अप टू 10 लाख विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी कि 10 लाख रुपए तक जो है अब इंडिविजुअल सेंड कर सकता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, गवर्नमेंट को प्री इंफॉर्मेशन दिए। इट अमाउंट्स एक्सीड्स टू 10 लाख, इंडिविजुअल विल हैव 3 months टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट 30 days अर्लियर, यानी कि 30 दिन पहले जो है गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा इंडिविजुअल को कि भाई 10 दिन पहले ये सारी 30 दिन पहले ये जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी। द एंटिटीज दैट कैन रिसीव दिस इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर मेंबर्स या इलेक्शन कैंडिडेट्स होंगे जो भी, उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउसेस के बंदे हो, सो हु वर ऑल बार्ड अर्लियर फ्रॉम द रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसे, सपोज करो कि भाई आपका कोई भी फ्रेंड है और आप कोई पार्टी खड़ी कर रहे हो तो आपके लिए 50 लाख का फंड वो दे रहा है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उनकी पहले जो था डिबा, ये जो है इनको बार्ड किया गया था एंड वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते थे। बट नाउ थिंग्स हैज बीन, ये जो है बोल रहे हैं कि 30 दिन का समय जो है, अगर 10 लाख से ज्यादा का होगा तो 30 दिन का समय लगना चाहिए। तो ये जो है इसमें था time limits prescribed for information to central government to application of the obtaining registration or prior permission under FCRA to receive funds has been increased from 15 days to 45 days, यानी कि 15 दिन से 45 दिन का, पहले 15 दिन था उसको 45 दिन कर दिया गया। ऑल्सो इन अ सेपरेट नोटिफिकेशन लिस्ट ऑफ compoundable offense under FCRA was increased in 12 to from 7, यानी कि जो है पहले 7 था 12 कर दिया गया है। Compoundable offenses are those where complaint can agree to take back charges lewd against accused, यानी कि accused है कोई जिसके ऊपर allegations वगैरह लगाए जा रहे हैं, और दूसरा जो है ये जो कंप्लेन है उसको जो भी चार्जेस हैं एक्यूज के वो एग्री करना चाहिए। FCRA प्रपोज्ड, अब FCRA के प्रोविजन की बात करते हैं। पर्पस जो है इसका, जो है उसके प्रोविजन क्या है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब यह डोनेशन होता है, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्किल में हो कोई जान पहचान में कोई और बंदा है जो कि आपकी पार्टी को, आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एनजीओ को भी ग्रांट वगैरह मिलती थी, तो आपको पसंद करते हैं और वो जो है वो ग्रांट या फिर डोनेशन दे रहे हैं। तो इसमें जो होता था, डिलीवरी ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल या करेंसी हो, किसी भी टाइप की, या सिक्योरिटीज हो, तो ये सारी दी जाती है। ठीक है, तो FCRA जो भी प्रोविजन है उसके जो पर्पसेस हैं उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह आपको याद रखनी है, ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं हमेशा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। Just take the highlighter so that will be easy. Yes, so supported by Intelligence Bureau in approval and rejections through investigation and antecedents, यानी कि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है वो जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के द्वारा होती है, या जो भी जितनी भी रिजेक्शंस वगैरह चीजें होती हैं वो भी। अब बात आती है इसकी कुछ लीगल प्रोविजंस की और रिलेटेड टू एनजीओ। अब करंट 7th शेड्यूल में जो है कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और उसके अलावा चैरिटेबल एंडिशियस इंस्टीट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C बात करता है अलाउज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि अगर कोई एसोसिएशन आप बना रहे हो और उसके ऊपर बनाने के बाद जब कुछ भी उसकी फंडिंग वगैरह चाहिए होती है उसके लिए, 2020 में भी जो है FCRA एनजीओ से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आई थी जो भी फंडिंग से रिलेटेड, उसमें आया था FCRA कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, दिस एक्ट रेगुलेट्स द इनफ्लो ऑफ
फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू द एनजीओ इन इंडिया, जितने भी एनजीओ चल रहे हैं इंडिया में उसमें जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, लोग जो है अपनी मर्जी से आपको फंड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप एक एनजीओ रन कर रहे हो तो ये जो है एफसीआरए के अंडर ही आएगा। सेक्शन रेस्ट्रिक्शंस एक्ट 1860 इसके अंतर्गत आता है द रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं एनजीओ के लिए। आप कह सकते हो कि एक रेस्ट्रिक्शन काइंड ऑफ थिंग है कि भाई ऐसा नहीं कि एनजीओ अपनी मर्जी से ही चलेंगी और अपने ही रूल रेगुलेशन चलाएंगी। यदि एफसीआरए के थ्रू जितने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे एनजीओ को डोनेट कर दिया तो वो अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जैसे होता है कि आपने डोनेशन वगैरह दिया तो टैक्स वगैरह में भी रिबेट मिल जाती है। सो द कंपनीज एक्ट 2013 की अगर बात करते हैं, दिस एक्ट गवर्न्स द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। जितनी भी कंपनी रन कर रही हैं, सेक्शन बी के जो भी कंप्लायंसेज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, जो भी एनजीओ हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी। सो अब बात करते हैं एफसीआरए एक्ट की एंड इसके जो भी मेजर प्रोविजन है, मेजर प्रोविजंस ऑफ द पोस्ट 2020 अमेंडमेंट। फॉरेन फंड्स की बात करते हैं। प्रायर परमिशन थी जो भी रिसीव्ड फॉरेन फंड थ्रू रजिस्ट्रेशन या फिर मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ देयर ऑफिस बियरर, जो कि आधार सबमिशन करते हो और उसके बाद आपको जो है वो फंड आप ले सकते हो। प्रोहिबिट्स रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन फंड्स, जैसे कि इसमें है मेनली हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन फंड्स। इनमें से कुछ चीजें हैं जो कि आप फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकते, जिसमें से कंडीशन ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन का टाइम हो तब आप नहीं रिसीव कर सकोगे। जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है ये फंड रिसीव नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज भी नहीं कर सकती। उसके अलावा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर ऑफिस बियरर्स अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, यानी कि पॉलिटिकल नेचर हो जिसका, वो ऑर्गेनाइजेशन भी फंड रिसीव नहीं कर सकती है। एफसीआरए अकाउंट की बात करें तो डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट इज सच ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू रिसीव फंड। नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। और इसमें उसके अलावा इट कांट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन और एनजीओ, ये किसी और एनजीओ या फिर किसी और पर्सन को ये ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है इसमें फंड। ना ही कोई जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ जो है जो कंट्रीब्यूशन होगा फॉरेन वही आ सकता है, उसके अलावा जो भी ना इसमें से डिपॉजिट कर सकते हो आप पैसा, ना ही किसी और पर्सन को या एनजीओ को ट्रांसफर कर सकते हो। वैलिडिटी ऑफ द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, अगर इसकी बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, 5 years। और उसके अलावा एनजीओज आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द रिन्यूएबल विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको इसका री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूज ऑफ फंड्स, फंड का जो यूज का लिमिटेशंस है, यूज ऑफ फंड्स इज लिमिटेड टू द पर्पस दैट विच वाज रिसीव्ड विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%। अर्लियर ये 50% था, अब ये 20% टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। इसके एनुअल रिपोर्ट की सबमिशन की बात करें तो कंपल्सरी है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड केस ऑफ contravention government can restrict usage of the utilized foreign contribution after the inquiry। तो इंक्वायरी बिठा दी और उसका अगर ढंग से जो है वो पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट इस पे इंक्वायरी बिठा देगी। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा। सो इसकी बात करें एनजीओ की, रेगुलेशंस है। एनजीओ के लिए भी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है while upholding amendment in FCRA 2010, Supreme Court started the Parliament can prevent NGOs from receiving foreign donations, यानी कि एनजीओ फॉरेन डोनेशन को तो रिसीव कर सकते हैं, as no one has fundamental absolute right to receive foreign contribution, बट ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है। और जो है इसमें मेनली जो लॉज बने थे उसके लिए कि कुछ लिमिटेशंस लगाई गई कि ऐसा नहीं है कि वो जो है फॉरेन फंड्स इजीली रिसीव कर सकते हैं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगी और उसी के अकॉर्डिंग सारे एनजीओ को वो फॉलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस करी और उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इट इज ओपन टू
sovereign democratic nations to completely prohibit acceptance of the foreign donation on the grounds of undetermine the constitutional morality of the nation. Constitutional morality की वजह से जो है ये फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करना sovereign right नहीं है. Foreign contribution can be a material impact on the matter of the socio-economic structure and the polity of the country. Foreign aids can create presence of the foreign contribution and influence policies of the country. क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सपोज करो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वो यहाँ पे जो है कोई एनजीओ चला रहा है, वो वहां से पैसा ले लेता है. अब वो पैसे लेके सपोज करो एनजीओ अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा था, बट अब जो फंडिंग दे रहा है, तो फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसकी वजह से अगर कुछ भी इन्फ्लुएंस होता है उस एनजीओ में, और यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी सेंसिटिव है इंडिया की, तो उसकी वजह से अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, सो दैट विल क्रिएट अ सिचुएशन. इसीलिए जो भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये जो है आप कह सकते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर किसी का ये किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम लेवल पे हो. एनजीओ आर नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट हैव अ लीगल स्टेटस, क्योंकि एनजीओ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बट एक लीगल स्टेटस है उनका. रजिस्ट्रेशन एज अ ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं. प्रोविजंस की अगर बात करें रिगार्डिंग रेगुलेशंस ऑफ एनजीओ इन इंडिया, FEMA फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बात करता है. देयर आर सर्टेन एनजीओ दैट आर रजिस्टर्ड अंडर फेमा, contribute to disburse foreign funds to various associations in India. FEMA is regulating the Ministry of Finance, regulated by the Ministry of Finance, and जो क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट कर रहा है, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि was introduced to consolidate and amend law relating to the foreign exchange. तो इसके कुछ जो लॉज वगैरह बनाना, उसके पेमेंट से रिलेटेड, एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है. अब आता है मॉडल टीनेंसी एक्ट 2021, टॉपिक 3 है ये, और सब टॉपिक 3 है टॉपिक 6 का. तो 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड आसाम. अब टीनेंसी एक्ट की बात करें तो इसमें से रिवाइज देयर टीनेंसी लॉ टू बी इन लाइन विद द मॉडल टीनेंसी एक्ट MTA, यानी कि इससे रिलेटेड जो है ये 4 स्टेट हैं जिन्होंने अपनी जो है ये रिवाइज करी गई है पॉलिसी टीनेंसी एक्ट की, जिसमें कि एब्सोल्यूट जो है अबाउट मॉडल टीनेंसी एक्ट 2021 की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज अप्रूव्ड MTA 2021 to streamline the process of renting property in all states and union territories and aid rent economy in स्टेट सेक्टर, यानी कि जो भी रियल स्टेट सेक्टर है. सपोज क्योंकि अब देखो मेन चीज क्या हुई कि कोई प्रॉपर्टी है एक अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में, और लोग क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो आते हैं या फिर माइग्रेंट पीपल आते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, IT इंडस्ट्री में, या फिर वो लेबर इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो लोग जो है दूसरे स्टेट से आते हैं, और जो है जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी है, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं, चाहे वो NCR ले लो जिसमें कि दिल्ली का रीजन है, गुड़गांव का, हरियाणा से गुड़गांव का रीजन है, क्योंकि वो एक कैपिटल माना जाता है, कैपिटल सिटी. और नोएडा की बात करें यूपी के लिए, वही चाहे आप देखो मुंबई में तो पूरा ही काफी सारा एरिया जो है वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं. तो उसके लिए जो है एक रेगुलेशंस होनी चाहिए कि मुंह मांगे दाम मांगने लग जाते हैं जो मकान मालिक होते हैं किराएदार से. तो उसी के लिए ये जो टीनेंसी एक्ट आया था 2021 में बात करी गई. जम्मू कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अडॉप्ट MTA, यानी कि मॉडर्न टीनेंसी एक्ट, जम्मू कश्मीर एक ऐसा जो यूनियन टेरिटरी था जिसने 2021 में सबसे पहले टीनेंसी एक्ट को एक्सेप्ट किया था. सिंस हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड 7 शेड्यूल में आता है और जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है. तो मॉडल एक्ट में अगर बात करें ओनली सजेस्टिव फ्रेमवर्क, नॉट बाइंडिंग, क्योंकि स्टेट्स को वो सजेस्ट किया गया है, ऐसा नहीं है कि थोपा गया हो. टू फॉलो वाइल रेगुलेटिंग रेंटिंग हाउसिंग एंड एग्रीमेंट्स, उसके लिए क्योंकि आपने देखा होगा बेंगलोर में 11 महीने का जो है एग्रीमेंट करवा लिया जाता है, या फिर और भी जो है कहीं नोएडा वगैरह में तो इतना नहीं होता, तब भी सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं और 1 महीने का एडवांस लेते हैं, और 1 महीने का जो है रेंटिंग जो दिया जाता है, मतलब कि 2 महीने का एडवांस होता है, क्योंकि रेंट एडवांस में ही चलता है यहाँ पे.
तो बात आती है रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग टीनेसी प्रोविजन, जो कि 70 साल से जो है पंजाब अर्बन रेंटिंग रेस्ट्रिक्शंस 1949 का था। अब उसकी कुछ हाइलाइट्स बताती हूँ मैं आपको, जो कि मेंशन है यहाँ पे। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करते हैं, इसकी डिटेलिंग है, it will cover premises let out the renting, commercial, educational use, but not for the industrial use. It allows would not cover hotels, lodging, housing and innings. जितने भी होटल वगैरह हैं वो सारे इसमें नहीं आएंगे इस वाले मॉडल टीनेसी एक्ट में। टीनेसी एजेंसी की अगर बात करते हैं, ऑल प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल शैल बी रेंटिंग ओनली आफ्टर अ रिटन एग्रीमेंट, यानी कि एक रिटन एग्रीमेंट के बाद ही जो है आप उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकते हो, वो चाहे फिर रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। अब म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन टू प्रपोज रेंट अथॉरिटी एंड विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ द टीनेसी एग्रीमेंट। तो 2 महीने के जो भी टीनेसी एग्रीमेंट है, 2 महीने के अंदर उसको जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट बनवाना होता है। टीनेसी पीरियड की अगर बात करें, टीनेसी में रिक्वेस्टेड द लैंडलॉर्ड ऑफ द रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ द टीनेसी पीरियड। तो ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है मोर ओवर, कि भाई कितने टाइम के लिए जो है लीज या फिर इस तरह की जो भी एग्रीमेंट बनवाया जा रहा है। टीनेंट फेल टू वेकेट प्रीमाइसेस एट द एंड ऑफ टीनेसी और टर्मिनेशन ऑफ द टीनेसी बाय एनी ऑर्डर, ही विल बी लायबल टू पे। क्योंकि अगर उसने जो है टीनेंट यानी कि किराएदार जो है उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एग्रीमेंट था उसने खाली नहीं किया, तो फिर वो लायबल होगा पे करने के लिए ट्वाइस द मंथली रेंट फॉर फर्स्ट 2 months, यानी कि जो है दो स्टार्टिंग की जो मंथ का एडवांस होगा 4 times मंथ रेंट सब्सिक्वेंटली टिल द ऑक्यूपाइज प्रीमाइसेस। तो जो भी ये मंथली प्रीमाइस जो उसका प्रीमाइसेस है उसको 4 गुना जो है रेंट लिया जाएगा जब तक वो खाली नहीं हो जाता। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, इट हैज बीन कैप्ड टू अ मैक्सिमम 2 months रेंट। 2 महीने का मेन मैं बताती हूँ, सिंपल सी बात है आपको, कि 2 महीने का एडवांस लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मिनिमम ऑफ 6 month रेंट फॉर नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी। तो नॉन रेजिडेंट जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए 6 month का, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए जो है 6 month का रेंट लिया जाता है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट भी ज्यादा होता है। और फिर ये है कि कोई भी इंसान अगर खरीद रहा होता है तो फिर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है कि भाई इस इतने से इतने टाइम के लिए आप उसको रखोगे और उसके बाद इसको खाली कर सकते हो, और ये आपको पहले बताना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इट विल बी सेट अप टू लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर सबमिटिंग टीनेसी एग्रीमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है आपके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब कोई कन्नड़ बोलता है, मलयालम बोलता है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें हो। अब बात आती है सबलेटिंग की। तो इट कैन ओनली बी डन विद प्रायर कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्योंकि सबलेटिंग का मतलब है, सपोज करो किसी और की प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पे लिया और फिर आपने उसको किसी और को दे दिया। तो सपोज करो कि आपने 10,000 में लिया और आप किसी और को 14,000 में दे रहे हो, तो 4,000 कमीशन आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको जिसका जो लैंडलॉर्ड है उसको ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। नो स्ट्रक्चरल चेंज कैन बी डन बाय टेनेंट विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो आप अगर आपने लैंडलॉर्ड को नहीं बताया है। मॉडर्न एक्ट की बात करें, इसका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, 3 tier क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है, कंप्राइजिंग रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल्स। ये सारे जो है देखते हैं इसका, और फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड रिड्यूस बर्डन ऑफ द टीनेसी डिस्प्यूट फ्रॉम सिविल कोर्ट। यानी कि सिविल कोर्ट पे जो भी बर्डन वगैरह कम करने के लिए इसको जो भी ट्रिब्यूनल्स, रेंटिंग कोर्ट वगैरह बनाए गए हैं, रेंट अथॉरिटी बनाई गई है। 3 tier रिड्रेसल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है और बर्डन रिड्यूस करता है सिविल कोर्ट्स के, क्योंकि ये जो है सिविल मैटर है, इसमें कोई ऐसा जान माल वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। डिस्पोजल ऑफ द कंप्लायंस बाय रेंटिंग कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल शुड बी विद इन 60 days, यानी कि 60 दिन के अंदर इसका रेजोल्यूशन मिल जाना चाहिए। रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट्स विल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एंड अप्रूवल जो मिलता है उसका स्टेट गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देती है। स्टेट में एस्टेब्लिश रेंट ट्रिब्यूनल ईच डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट ही अथॉरिटी देता है कि रेंट ट्रिब्यूनल बनाए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में। इविक्शन की बात करते हैं, यानी कि खाली करने के लिए
To evict the tenant, landlord must apply to rent authority seeking such eviction. Condition for eviction of the tenant, यानी कि सपोज करो मकान मालिक को किराएदार से घर खाली कराना है, उसके लिए कुछ जो है प्रोविजंस हैं और ये रेंट अथॉरिटी से वो बोल सकता है, जिसमें से कि रिफ्यूजल टू पे एग्रीड अपॉन रेंट, यानी कि रेंट जो अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तब लैंडलॉर्ड बोल देगा। फेलियर टू पे रेंट फ्रॉम मोर देन 2 मंथ, 2 महीने से रेंट ना दिया हो, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट और होल प्रीमाइसेस विदाउट रिटर्न कंसेंट, तो कोई भी जो भी पार्ट वगैरह है या कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है बिना किसी रिटर्न परमिशन के। मिसयूज ऑफ द प्रीमाइसेस डिस्पाइट अ रिटर्न नोटिस, बिना किसी जो है परमिशन के या किसी भी बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के आप उसको जो है मिसयूज कर रहे हो उसके प्रीमाइसेस का। तो ये था जो है टेनेसी एक्ट। अब इसमें जो फिगर है इसको भी बता देते हैं। 3 टियर रिड्रेसल की अगर बात करें, रेंट अथॉरिटी टॉप में है, रेंट कोर्ट है सेकंड नंबर पे और रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं थर्ड नंबर पे। यानी कि जब आप जो है रेंट ट्रिब्यूनल में जाते हो, आपका अगर को केस रिजॉल्व नहीं होता तो आप रेंट कोर्ट पे जाओगे, और रेंट कोर्ट से भी अगर आपका जो है इशू रिजॉल्व नहीं होता तब आप जाओगे टॉप जो है इसका रेंट अथॉरिटी में। अब बात आती है इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। इसके बारे में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। गवर्नमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सीपीए 2022 आया और जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको जो है नोटिफाई किया है। बात करते हैं इसकी डिटेल में। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सीपीए 2022 जो है उसमें सबसे पहले बात आती है एक्ट को रिपील किया गया एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट 1920। इसका जो 1920 के जो प्रिजनर्स एक्ट था उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें से कुछ भी इनेक्टमेंट किए गए कुछ अथॉरिटी, सो विच वाज इनेक्टेड टू ऑथराइज द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द कन्विक्ट एंड द प्रिजनर, यानी कि जो भी प्रिजनर वगैरह उसके फोटोग्राफ वगैरह और उसकी इंफॉर्मेशन लेना। 2022 के एक्ट में बात आई एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एम्बिट ऑफ मेजरमेंट्स। इसके जो भी यानी कि एम्बिट का मतलब कि यहाँ पे जो है स्पैन बढ़ाना, कि दायरा बढ़ा दिया गया है मेजरमेंट का, विच कैन बी टेकन अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ। इसमें बात आई हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस पर्सन का अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। असिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस, जो कि कोई भी बहुत बड़े बड़े केसेस वगैरह उसको सॉल्व करने के लिए जो है ये हेल्प कर सकेगा, क्योंकि अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए आप केस इजीली रिजॉल्व कर पा रहे हो तो दैट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। अब इसमें की प्रोविजंस हैं कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन के 2022 में जो आया उसके स्पेसिफिकेशन और डिटेल की बात करते हैं। एक्सपेंड एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजन, इसका जो भी दायरा बढ़ाया गया, सबसे पहले तो इसमें आया एक्सपेंड टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड मेजरमेंट्स दैट मे बी कलेक्टेड, पर्संस फ्रॉम whom such data may be collected, authority that may authorize such collection and rule making power, यानी कि जो भी कुछ कलेक्शन इंफॉर्मेशन वगैरह करी गई उसको ठीक से वो करना और रूल मेकिंग पावर जो है उसको प्रोवाइड करना। रिटेंशन ऑफ द डिटेल्स, अगर डिटेल की रिटेंशन की हम बात करते हैं, डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 75 इयर्स का जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उसको मेंटेन करना फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, तो जो भी 75 साल तक का जो पूरा एम्बिट है उसको क्रिएट करना। रिकॉर्ड में भी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड हु आर रिलीज विदाउट ट्रायल डिस्चार्ज और एक्विटिंग बाय द कोर्ट, यानी कि कुछ भी उसके मतलब प्रूव ना होना या फिर कोई ट्रायल वगैरह नहीं हुआ और डिस्चार्ज कर दिया गया या जो कोर्ट ने भी छोड़ दिया, तो ये सारी चीजों के बेसिस पे उसको डिलीट भी किया जा सकता है। रेजिस्टेंस टू द गिविंग डिटेल्स, अब क्या है रेजिस्टेंस की बात करें, जो भी डिटेल्स वगैरह दी गई है, रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू गिव डिटेल्स विल बी कंसीडर्ड एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। सपोज करो आपने कोई मतलब पहचान करेगी कि भाई ये कन्विक्ट हो सकता है या ये जो है इसने क्रिमिनल होगा, इसने या इसने जो है ये अपराध किया हुआ हो सकता है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करता इंफॉर्मेशन के लिए तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसको जो है फिर जैसा भी हो उसके हिसाब से उसको
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोल ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की बात करें अगर इसका रोल देखें एनसीआरबी का, सो एम्पावर्ड एनसीआरबी टू कलेक्ट डिटेल्स अबाउट पर्सन covered under act from state government, union territory या union territories administration या फिर law enforcement agencies। तो एनसीआरबी इनसे डिटेल वगैरह कलेक्ट कर सकती है और ये तीनों एजेंसीज इसकी हेल्प करेंगी। अदर फंक्शंस की बात करें एनसीआरबी की, तो इसमें स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिटरमाइनिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दोज डिटेल्स, तो वो चाहे ये तीनों चीजें चारों चीजें कर सकता है, स्टोर कर सकता है, प्रोसेसिंग डिसेमिनेटिंग कर सकता है एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी डिटेल्स को होगी। अब कंपोजिशन की बात करते हैं की प्रोविजंस में 1920 के एंड 2022 के, तो इसमें जो है मेनली डेटा परमिटिंग टू द कलेक्शन, मेनली इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, आइरिस, रेटिना वगैरह स्कैनिंग वगैरह के लिए, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स वगैरह पहले ही होता था 1920 में, बट अभी में क्या है कि रेटिना वगैरह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि आधार कार्ड वगैरह में थंब इम्प्रेशन वगैरह होता है, बिहेवियरल एटीट्यूड के लिए सिग्नेचर राइटिंग वगैरह वहाँ पे मेंशन करना, सेक्शन 53 और 53A के तहत सीआरपीसी की जो भी ब्लड सीमेन या हेयर सैंपल वगैरह या डीएनए वगैरह की जो डिटेल्स है वो रखना। पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड, कन्विक्टेड और अरेस्टेड, तो जो कन्विक्ट किया गया, अरेस्ट किया गया, उसके वाला पर्सन ऑर्डर टू बी गिवन सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर एंड मेंटेनेंस पीस, मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्ट, जो भी ये पहले के थे कि इन चीजों में होता था, बट अभी क्या, कन्विक्टेड और अरेस्ट फॉर एनी ऑफेंसेस, कुछ भी ऑफेंस किया हो जिसमें कि बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं, forcibly only for person arrested for offenses against any women, यानी कि अगर किसी ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जब वुमेन या चाइल्ड के अगेंस्ट, तब तो आप फोर्सफुली उनका जो भी कलेक्शन ले सकते हो, अदरवाइज आपको परमिशन लेनी होती है। एंड इफ ऑफेंसेस कैरीज ए मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, पर्सन डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से भी अगर कोई गिरफ्तार होता है या उसको रखा जाता है तब भी ले सकता है न्यू वाले एक्ट में, और या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट एन अरेस्ट पर्सन, और जो भी एड और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर उसको नजरबंद किया या मतलब उससे पूछा गया तो भी ले सकते हैं। पर्सन हु में रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द डेटा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीसी जो है वो स्टोर करती है, और अलग या इंस्पेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे यहाँ पे आएगा ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो हेड वार्डन ऑफ द प्रिजन, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास के, वो उनके ऑर्डर पे जो है, या फिर किसी जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियरल एंड पीस, उसको मेंटेन वगैरह करना हो उसके लिए। रूल मेकिंग पावर की बात करते हैं, अगर रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू द मैनर ऑफ द कलेक्टिंग डेटा, सो वेस्टिंग इन गवर्नमेंट स्टेट्स एंड नाउ वेस्टेड टू द स्टेट एंड एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अथॉरिटी दी जाएगी उसको। अब आता है मीडिएशन बिल 2021। मीडिएशन बिल यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली बात करते हैं मीडिएशन बिल की। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं तो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर सकते हो, ताकि जो ये PT 365 की सीरीज है वो इजीली देख सकें। ये सिंप्लीफिकेशन मैं इसीलिए भी कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो है पूरे साल उन्होंने अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता, तो जो ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से सिंप्लीफाई करके I can provide the help to them. Till then, study hard and thank you so much.